टॉपिक का नाम है डिडक्शंस। सभी बच्चे इससे थोड़े से उलझे हुए रहते हैं, परंतु ये रिकैप सेशंस आपको सपोर्ट करेगा। डिडक्शंस में हमने सबसे पहले लेना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। लाइन से चल रहे जैसे जैसे सेक्शन है वैसे। 80C का मैंने कोड बनाया कॉमन मतलब ये हर एग्जाम्स में कॉमनली अवेलेबल है, हर इंडिविजुअल की फाइल में कॉमनली अवेलेबल है, इसलिए इसका नाम रख दिया कॉमन। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल और एचयूएफ। ध्यान रखना, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, सब पे एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल और एचयूएफ, फर्म पे नहीं, कंपनी पे नहीं। कंडीशन क्या है कि आपको कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट करने हैं। स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट का हमने कोड बनाया। हमारा नया इन्वेस्टिगेशन उस फालतू लालू को पॉलिटिक्स रबड़ी ने सिखाया, संजय मुंद्रा। तो एच फॉर हाउसिंग लोन रिपेमेंट, या कोई आप हाउस खरीदते हो तब भी उसके लिए 80C में डिडक्शंस मिलेगा, हाउस खरीदने में या हाउस लोन रिपेमेंट करने में। एन फॉर नबार्ड बॉन्ड, यू फॉर, एम फॉर म्यूचुअल फंड बोल सकते हो, लेकिन वो बेवजह है, लास्ट में संजय मुंद्रा से म्यूचुअल फंड आएगा। यू से यूलिप में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो एफ से फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 5 years और मोर। एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ और स्पाउस और माइनर चाइल्ड, नॉट पेरेंट्स। ठीक है। एल से लाइफ इंश्योरेंस के बाद सी से चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर। चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर मैक्सिमम 2 बच्चों का अलाउड होगा और एजुकेशन मस्ट बी इन इंडिया, और इसमें कोई डोनेशन दिया हुआ अलाउड नहीं होगा, लेकिन सेशन फी, एंट्रेंस फी, ये सब अलाउड होगा। पीपीएफ में जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एनएससी में जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया या एनएससी का जितना भी इंटरेस्ट अक्रूड हुआ, एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट। एज फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एज फॉर सुपरएन्युएशन फंड, एम फॉर म्यूचुअल फंड और एज फॉर सुकन्या समृद्धि प्लान, इन सब में आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया सबका आपको डिडक्शंस मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में बात आप जरूर ध्यान रखना कि प्रीमियम कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, और यदि हैंडीकैप्ड है तो 15% ऑफ पॉलिसी, और यदि पॉलिसी 1/4/2012 के पहले की है तो प्रीमियम कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ पॉलिसी। इस लिमिट के अंदर आपकी प्रीमियम रहनी चाहिए। यदि आप इन सब में इन्वेस्टमेंट करेंगे बाय एंड ऑफ प्रीवियस ईयर तो आपको डिडक्शंस मिलेगा अप टू 1,50,000, मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। इस रिगार्ड में ध्यान रखना, कहीं कहीं लॉक इन पीरियड भी है। जहां जहां लॉक इन पीरियड है वो ये बोल रहे हैं कि इन सब में आपका इतने पीरियड तक आपको ये चीजें होल्ड करनी पड़ेगी। जैसे यूलिप आप 5 साल के अंदर बेच नहीं सकते। जिस हाउसिंग लोन के लिए आपको डिडक्शंस मिला था वो हाउस आप 2 साल तक बेच नहीं सकते। 2 साल ना, नहीं, वो हाउस आप 5 साल तक बेच नहीं सकते। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप 2 साल तक सरेंडर नहीं कर सकते। यूलिप को आप 5 साल तक बेच नहीं सकते, और इंफ्रा बॉन्ड को आप 3 साल तक नहीं बेच सकते। ये इसका लॉक इन पीरियड है। यदि इस लॉक इन पीरियड को आपने वायोलेट किया तो जितना पुराना डिडक्शंस आपको मिला था, जिस ईयर में कंडीशन आप वायोलेट करेंगे, उतना उस साल की इनकम मान ली जाएगी। आई होप क्लियर। 80C के बाद आते हैं 80CCC। हमने कोडिंग दिया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ तो छोड़ो। 80CCC ये बोल रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान या अटल पेंशन योजना में कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया उतने तक का डिडक्शंस मिलेगा, बट मैक्सिमम 1,50,000। जब ये पेंशन आपको वापस मिलेगी बुढ़ापे में, उस समय ये आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड। उसके बाद हमने लाया 80CCD, यानी कर्मचारी कंट्रीब्यूशन दो। मैं फिर से याद दिलाऊं, मैं कोडिंग बनाते समय के यूज नहीं करता, तो कर्मचारी हमने सी से स्टार्ट किया। 80CCD कर्मचारी कंट्रीब्यूशन दो। ये सेक्शन बोल रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल नेशनल पेंशन स्कीम में कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, या फिर उसका एम्प्लॉयर एनपीएस में कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, तो जितना भी अमाउंट उस एसएससी ने या उसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है उसको डिडक्शंस मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCD। इस रिगार्ड में पहले ही बता दूं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस इज फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट अंडर द हेड सैलरी। यहां पे उसका डिडक्शंस मिलेगा।
Employees contribution या SSC's contribution is governed by 80CCD1 and employer contribution is governed by 80CCD2. लॉ ये बोल रहा है कि employees contribution cannot exceed 10% of salary. And salary here means basic plus DA plus नहीं basic plus DA forming the part of retirement benefit. ध्यान रखना इसमें कमीशन नहीं आता. और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी, यानी 80CCD1 में 10% ऑफ सैलरी और 80CCD2 में 10% ऑफ सैलरी. इस तरीके से 20% ऑफ सैलरी का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा. टू बी नोटेड, यदि SSC एम्प्लॉय है ही नहीं, आपके और मेरे जैसा सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, इन दैट केस उसका 20% ऑफ GTI तक का डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा. 20% ऑफ GTI, नॉट एडजस्टेड GTI, जस्ट 20% ऑफ GTI का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा. कौन से सेक्शन में? 80CCD1 में, क्योंकि SSC कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो 80CCD1. तो सब मिला के एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी और SSC कॉन्ट्रीब्यूशन 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ GTI. ठीक है, सैलरी यहाँ पे मतलब बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. उसके बाद हम लोग आते हैं 80CCE में. 80CCE में बोला हुआ है, हमने कोडिंग दिया C सीरीज कैन नॉट एक्सीड, कि आप 80CCD1, 80CCC और 80C इन तीनों सेक्शन का मिला के ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे. जब यहाँ पे 80CCD1 लेते हैं तो इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 लेते हैं, मतलब 50,000 रुपए का डिडक्शन तो मिल ही जाएगा. उसके बाद आपको अप टू 10% ऑफ सैलरी और 20% ऑफ GTI जो भी लिमिट थी वो वाला अमाउंट प्लस 80CCC लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान वाला और 80C हमारा नया इन्वेस्टिगेशन उस फालतू लालू तो पॉलिटिक्स रबड़ी ने सिखाया संजय मुंद्रा, वो वाला अमाउंट मिला के मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा 1,50,000. इसके बाद 80CCD2 का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10% ऑफ सैलरी, वो आपको डिडक्शन सेपरेटली मिलेगा एंड दैट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय 80CCE. I repeat, employees contribution in excess of 50,000 is restricted by 80CCE. ये 50,000 रुपया ना तो 80CCE से रिस्ट्रिक्ट होता है ना 10% ऑफ सैलरी से रिस्ट्रिक्ट होता है. ये 50,000 तो मिलेगा. और उसके बाद जो 80CCD1 में आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो यहां पे रिस्ट्रिक्ट होगा. अगला सेक्शन आ गया 80D, एप्लीकेबल टू, हाँ कोड बनाया दवा, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF. इसने मैंने ऐसा कोड बनाया दो एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF. इंडिविजुअल HUF कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करता है, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कोई खर्च करता है अप टू ₹5,000, ये खर्चा कैश में भी हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है. इस तरह के खर्चे किए. या फिर एक और है कि SSC सीनियर सिटीजन है, मतलब जिसको पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, उनका इंश्योरेंस नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, उनको ऊपर जो मेडिकल एक्सपेंडिचर किया दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर 80D. तो 80D में 4 तरह के खर्चे कवर्ड है: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन, और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट का खर्चा यदि उनकी इंश्योरेंस नहीं हो रही है. तो इन सब पे आपने जितना भी खर्चा किया इन सब का मिला के आपको डिडक्शंस मिलेगा 25,000 प्लस 25,000. लिटरली ये 2 भाग में डिवाइडेड है, फैमिली 1, फैमिली 2. फैमिली 1 के लिए 25,000, फैमिली 2 के लिए 25,000. फैमिली 1 में आता है SSC, उसकी स्पाउस और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, टाबरे, हाँ बड़े बड़े टाबरे नहीं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंट नहीं. और फैमिली 2 में आते हैं उसके पेरेंट्स, चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट. इन सब पे फैमिली 1 पे 25 और फैमिली 2 पे 25, इस तरीके से 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है. लेकिन यदि इंश्योर्ड पर्सन सीनियर सिटीजन है तो फिर ये डिडक्शंस 25,000 से बढ़ जाएगा, यानी जो 25,000 की लिमिट थी वो 50,000 हो जाएगी. यानी रिस्क अपूर ऑफ 100 टू नॉट आउट. यदि अपने पापा
अमिताभ बच्चन 102 साल के, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देता है तो 50,000 ऋषि कपूर था क्योंकि वो खुद सीनियर सिटीजन है, और 50,000 अमिताभ बच्चन था क्योंकि उसके पापा भी सीनियर सिटीजन है। दोनों मिला के 1 लाख तक का हो जाएगा। मैं यदि प्रीमियम देता हूं तो मेरे पापा सीनियर सिटीजन, मैं अभी तक नहीं, तो 25,000 मेरा मेरी फैमिली का, और 50,000 पापा का, 75,000। तुम यदि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, न तुम सीनियर सिटीजन न तुम्हारे पापा सीनियर सिटीजन, तो तुम्हारे लिए 25,000 और तुम्हारे पापा वाली फैमिली पेरेंट्स लिए भी 25,000, सब मिला के 50,000। समझ तब 50, तब 75, तब 100। ठीक है। यदि आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कई साल का मिला के है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, सपोज वो आप एक बार प्रीमियम दे रहे हो, 5 साल की कवरेज हो रही है, तो ऐसे में वो प्रीमियम आपके 5 साल में अपॉर्शन हो जाएगा। बात क्लियर? यानी आपने सपोज प्रीमियम दिया 2 लाख रुपया और पॉलिसी 5 साल तक कवर कर रही है, तो ये माना जाएगा हर साल का प्रीमियम 40,000। सारी बातें क्लियर? 80D के बाद अपने आते हैं 80DD। यदि हाँ नहीं डरावनी कहा मैडम, ये तो डिसेबल डिपेंडेंट है। DD डिसेबल डिपेंडेंट, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF। कंडीशन कि आप नहीं, आपके डिपेंडेंट रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, तो फिर आपको फिक्स स्टैट्यूटरीली 75,000 का डिडक्शन। लेकिन यदि डिसेबिलिटी सीवियर डिसेबिलिटी है, मतलब बॉडी का कोई पार्ट 80% या उससे ज्यादा डिसेबल है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको डिडक्शंस 75,000 की जगह 1,25,000 मिलेगा। यदि एक ही बंदे के 2 डिसेबल रिलेटिव है, तब भी उसको डिडक्शन 75,000 ही मिलेगा। 75,000 ईच डिसेबल नहीं, टोटल 75,000। ध्यान रखना, ही मस्ट बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, फाइनेंशियली सब्सटेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू। 80DD के बाद हम लोग आते हैं 80DDB। अब आप बोल सकते हो डरावनी बीमारियां, यदि ऐसे खुद या उसके डिपेंडेंट रिलेटिव यदि किसी भयंकर बीमारी लाइक CA, कैंसर, एड्स, ऐसी बीमारियों से सफर कर रहे हो, तो उनके इलाज पे उन्होंने जितना भी खर्चा किया उसके लिए डिडक्शंस मिलेगा, बट मैक्सिमम 40,000। और यदि वो पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो डिडक्शन शैल बी इंस्टेड ऑफ 40,000 1 लाख। एक बात ध्यान रखना कि यदि इस बीमारी के लिए आपको कोई मेडिक्लेम मिल गया या आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई रिम्बर्समेंट कर दिया, तो जितना भी आपको मेडिक्लेम मिला या एम्प्लॉयर से रिम्बर्समेंट मिला वो आपके डिडक्शन से लेस हो जाए। बात क्लियर? एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। 80DD और 80DDB में रिलेटिव मतलब क्या? तो रिलेटिव मतलब छोटा भरतनाट्यम। DD और DDB में छोटा भरतनाट्यम मतलब स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ये चारों डिपेंडेंट होने चाहिए। स्पाउस भी डिपेंडेंट, ब्रदर सिस्टर भी डिपेंडेंट, पेरेंट्स भी डिपेंडेंट एंड चिल्ड्रन भी डिपेंडेंट। सिर्फ ये इकलौता सेक्शन है 80DD और 80DDB जिसमें स्पाउस भी डिपेंडेंट होनी चाहिए, अदरवाइज इसी सेक्शन में नहीं बोलते। 80E में आते हैं। E फॉर मैंने कोड दिया एजुकेशन। यदि कोई भी इंडिविजुअल अपनी या अपने रिलेटिव की हायर स्टडीज के लिए किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चैरिटेबल ट्रस्ट से लोन लिया और अब उस लोन का वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो जितना भी वो इंटरेस्ट आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम पे कर रहा है उसका उसको डिडक्शंस मिलेगा, बट मैक्सिमम 8 years स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द फर्स्ट लोन इज रीपेड। ध्यान रखना 80E में इंटरेस्ट पे करने पे डिडक्शंस मिलता है, पे आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, और कोई लिमिट नहीं है, जितना भी पे करेंगे उतना डिडक्शंस। तो यदि आपका एडू लोन का इंटरेस्ट 4 लाख हो रहा है तो 4 लाख का डिडक्शंस मिलेगा। 80EEA इंडिविजुअल का इकलौता अफोर्डेबल हाउस, इंडिविजुअल का इकलौता अफोर्डेबल हाउस ऑब्वियसली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। कंडीशन यह है कि आपका पहला अफोर्डेबल हाउस बन रहा है जो कि जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख के अंदर, उस घर के लिए आपने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है
अब आप उस लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका 80EEA में डिडक्शंस मिल जाएगा, मैक्सिमम 1,50,000। दोबारा बोलूंगा, जितना भी इंटरेस्ट पे नहीं, जितना भी इंटरेस्ट अथ्रू हो रहा है उसका आपको डिडक्शंस मिल जाएगा अप टू 1,50,000। पे करो या ना करो, इंटरेस्ट अथ्रू होते डिडक्शंस मिल जाएगा। 80E में पे करना पड़ता है, 80EE में ए में अथ्रू करने से भी हो जाएगा। ए फॉर अथ्रू, 80EEA, ए फॉर अथ्रू, याद दिलाएगा, अथ्रू होना चाहिए। चलो 80EEA में यह बात है कि डबल डिडक्शंस नहीं मिलेगा। यदि इंटरेस्ट आप 24B में डिडक्शंस ले चुके हो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में, तब यहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, इकलौता अफोर्डेबल, इकलौता मतलब पहला घर है, अफोर्डेबल मतलब 45 लाख के अंदर का है। हाँ, वो 60 मीटर्स और 90 मीटर्स स्क्वायर मीटर्स के अंदर का घर होना चाहिए। ठीक, हाँ, लोन सैंक्शन होना चाहिए इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में। ठीक है, अगले बात करते हैं 80EEB में इंडिविजुअल की इकलौती बिजली का, इंडिविजुअल की इकलौती बिजली का मतलब एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल कंडीशन कि एसएससी ने लोन लिया फॉर परचेजिंग हिज फर्स्ट प्योर इलेक्ट्रॉनिक का, फर्स्ट प्योर ग्रीन प्लेट का, और उसने वो ग्रीन प्लेट कार लिया है और इसलिए वो क्या दे रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है। इंटरेस्ट पे कर रहा है नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट अथ्रू होते ही इस सेक्शन में 1.5 लाख का डिडक्शंस मिल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कार बिजनेस यूज हो रही है कि पर्सनल यूज हो रही है, फर्क पड़ता है कि वो प्योर इलेक्ट्रॉनिक कार होनी चाहिए और पहली कार होनी चाहिए। यू मस्ट नॉट ओन एनी अदर कार एज ऑन डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लॉ। तो फिर जितना भी आप इंटरेस्ट अक्रू कर रहे हो उसका डिडक्शंस मिलेगा मैक्सिमम 1,50,000। ई बाइक कार के लिए बोला हुआ है, बाइक वाला तो बात यहाँ पे नहीं आया। 80G की बात करें, 80G ग्रांट, 80G यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी एसएससी, एनी एसएससी यदि स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया तो जितना उसने डोनेशन दिया उसका 100% या 50% उसको डिडक्शंस मिलेगा। बात क्लियर, 100 और 50% डिडक्शंस मिलेगा। टू बी नोटेड, जो डोनेशन होना चाहिए दैट मस्ट बी इन मनी फॉर्म। यदि आप कुछ काइंड में डोनेशन देंगे तो 80G में डिडक्शंस नहीं मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये डोनेशन स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को ही देना है। अब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कभी 100% कभी 50% हो जाता है। जैसे पीएम केयर्स फंड में डोनेशन देंगे तो 100%, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देंगे तो 100%, नेशनल डिफेंस फंड को देंगे 100%, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वाले मेमोरियल फंड को डोनेशन देंगे तो 50%, किसी नोटिफाइड गुरुद्वारा टेम्पल को देंगे तो 50%, और वो स्वच्छ गंगा या क्लीन गंगा और स्वच्छ भारत अभियान, इन सब कोर्स को यदि आप डोनेशन देंगे तो 100%। इस तरीके से लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग तो 100%, लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग 100%। इन सब में आपका 100 या 50 लॉ में लिखा हुआ है और जनरली 50 मिलता है। जैसे आपने किसी लोकल संस्था को दे दिया, लोकल मंदिर को दे दिया 50%। अगली बात करें, कहीं कहीं इसमें लिमिट एप्लीकेबल है और जहां जहां लिमिट एप्लीकेबल है वहां वहां सब मिला के मैक्सिमम डोनेशन कैन बी अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। यहाँ पे एडजस्टेड जीटीआई मतलब जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर माइनस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80G। इन सब का जिन जिन में लिमिट एप्लीकेबल है उन सब में मिला के मैक्सिमम 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एक बात और ध्यान रखना, कैश डोनेशन मैक्सिमम 2000 तक ही अलाउड होगा आपको। आपका टोटल कैश डोनेशन 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 80G के बाद हम लोग आते हैं 80GG घर। यदि आप इंडिविजुअल हैं और आपके पास कोई अपना घर उस एरिया में नहीं है जिस एरिया में आप एम्प्लॉयड है, ना आपके पास, ना आपकी वाइफ के पास, ना आपके माइनर चाइल्ड के पास, ना आपके HUF के पास, आपको HRA नहीं मिलता। आप 23(1) सेल्फ ऑक्यूपाइड 23(2) सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट क्लेम नहीं कर रहे और आप रेंट पे करते हैं। यदि आप ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो आपको डिडक्शंस मिलेगा मिनिमम ऑफ 3, एक्चुअल
एक्चुअल नहीं 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। इन तीनों में से जो लोअर है उतना डिडक्शन मिले। दोबारा बोलता हूं, 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। यहाँ पे एडजस्टेड जीटीआई मतलब जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स माइनस ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सक्लूडिंग 80GG। 80G और 80GG एक साथ एडजस्टेड जीटीआई का सब नहीं आएगा, तो उसमें अपने दिमाग को बेवजह उलझाइए मत। आद्या तो XY करके सॉल्व करना पड़ता है। 80GG ए में आता हूं। 80GG ये गांव घूम के आया। दिस इज एप्लीकेबल टू, ये टाइपिंग मिस्टेक था, एप्लीकेबल टू ऑल who are not having PGBP. It is applicable to all SSC who are not having PGBP. कंडीशन ये है कि आपने साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट, इन सब के लिए आपने नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया है। डोनेशन कैश में हो तो मैक्सिमम 2,000। अब जितना आपने डोनेशन दिया है उसका 100% डिडक्शन, 100% डिडक्शन। 80GGB GGC हमने कोडिंग दिया गधे घोड़े चराओ, यानी आप पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को कोई भी डोनेशन देंगे 100% डिडक्शन। एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड फॉरेन कंपनी। कंडीशन, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देना है या उनके न्यूज़पेपर मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट करना है, तो जितना भी आपने एडवर्टीजमेंट किया या डोनेशन दिया उसका 100% या 50% 100% डिडक्शन मिल जाएगा। एंड डोनेशन कैन नॉट बी इन कैश, कैश डोनेशन नॉट अलाउड। कहां पे? जीजीबी जीजीसी में। अगला सेक्शन आ गया 80JJA, जीव जंतु आजमाओ। यदि आप कोई भी एसएससी है, आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेस करके बायो फर्टिलाइजर या बायोगैस बनाते हैं, तो ऐसे बिजनेस से आपकी जितनी भी इनकम आती है 5 साल तक 100% छूट। इसको हमारी भाषा में बोले तो 5 साल का टैक्स हॉलीडे। 80JJA के बाद आ गया 80JJA के बाद आ गया 80JJA, ज्यादा आदमी आओ। एप्लीकेबल टू ऑल हु आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। अब ये बंदे यदि कोई न्यू इंडस्ट्रियल सेटअप करते हैं, कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलते हैं और उस न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नए नए वर्कर रखते हैं ऑब्वियसली, एंड इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कोई स्प्लिट अप करके नहीं बनाया है, कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का रिकंस्ट्रक्शन करके नहीं बनाया है, कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी से नहीं बनाया है, 20% तक सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड है। अब ऐसी यूनिट पे इन्होंने जितने भी नए नए रेगुलर वर्कमैन या रेगुलर एम्प्लॉय रखे हैं, उनकी वेजेस का 30% आपको डिडक्शंस मिलेगा पहले 3 साल, और सिर्फ 3 साल। ठीक है, पहले साल आपने जितने नए रेगुलर वर्कमैन एम्प्लॉय किए उसका वेजेस का 30%, दूसरे साल उनका नहीं मिलेगा जिनको आपने पहले ही अपॉइंट कर लिया था। अब दूसरे साल में जो नए वर्कर अपॉइंट किए हैं उनकी वेजेस का 30%, और तीसरे साल अब पुराने वालों का नहीं मिलेगा। तीसरे साल यदि आपने फिर नए वर्कर अपॉइंट किए तो उनके नए वर्कर की वेजेस का 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे रेगुलर वर्कमैन मतलब कौन? रेगुलर वर्कमैन मतलब कुछ बातें हैं, वो आपके प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो आपकी उसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम प्रीवियस ईयर में 240 दिन वर्कआउट करना चाहिए, और लेकिन लेदर इंडस्ट्री, फुटवियर और एपरल इंडस्ट्री में, वियरिंग एपरल में ये 240 की जगह 150 डेज है। इतने दिन 240 दिन या 150 डेज वो काम करना चाहिए, और फिर आपको उसकी वेजेस का 30% डिडक्शन मिल जाएगा। वो कैजुअल वर्कमैन नहीं होना चाहिए। सारी बातें क्लियर है? वो कैजुअल वर्कर नहीं होना चाहिए। आगे बात करें, ये क्या चल रहा था? 80JJA। 80JJA में आपको सीए की रिपोर्ट अटैच करनी पड़ती है। ठीक है, अब आ जाए 80QQB, क्वालिटी बुक्स एप्लीकेबल टू इन रेसिडेंट इंडिविजुअल। रेसिडेंट इंडिविजुअल ने यदि कोई किताब लिखी है, ही हैज रिटन अ बुक ऑफ लिटरेरी नेचर, आर्टिस्टिक नेचर, साइंटिफिक नेचर, वो कोई स्कूल टेक्स्ट बुक नहीं है, वो कोई मैगजीन नहीं है, वो कोई पैम्फलेट नहीं है, तो उस बुक्स के लिए उसको जो भी रॉयल्टी मिली
वो रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लोअर उसका डिडक्शंस मिल जाएगा। परंतु रॉयल्टी कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक। यदि रॉयल्टी 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक से ज्यादा है तो उसको 15% पे कन्फाइंड करिए और वो रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लोअर डिडक्शंस मिलेगा। यदि रॉयल्टी आपको फॉरेन एक्सचेंज में मिला तो वो फॉरेन करेंसी आपको इंडिया में लेके आना पड़ेगा इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, 80 रेसिडेंट इंडिविजुअल क्वालिटी बुक्स। अगला सेक्शन है 80 RRB रेसिडेंट रचना बनाओ। यानी आप कोई इन्वेंशन कर रहे हो, पेटेंट की हो, पेटेंट रजिस्टर्ड है, उसलिए जो आपको रॉयल्टी मिली उसका डिडक्शंस एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। नाम ये रेसिडेंट रचना बनाओ, रेसिडेंट इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है। कंडीशन है कि आप पेटेंटी हो या कोई को पेटेंटी हो, आपने अकेले ने इन्वेंशन किया है या आपके 2-4 लोगों ने मिलकर इन्वेंशन किया, आपका पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है, आपको उस पेटेंट लिए रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी यदि फॉरेन करेंसी में मिलती है तो इंडिया में लेकर आइए इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो जितना रॉयल्टी है और 3 लाख विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। ATTTA थोड़ी थोड़ी आमदनी, हमने इसको एक और नाम दिया 210 आमदनी। कोई भी 2 जन यानी इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल HUF को कोई बैंक में सेविंग अकाउंट है, कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट से उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो वो इंटरेस्ट की इनकम अप टू ₹10,000 आपको डिडक्शंस मिलेगा। टू बी नोटेड, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पे ऐसे भी इंटरेस्ट 3,500 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 3,500 से ज्यादा मिला तो ATTTA के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। ATTTB थोड़े थोड़े बुजुर्ग, एप्लीकेबल टू बुजुर्ग यानी सीनियर सिटीजन पे एप्लीकेबल है। कंडीशन है कि उन सीनियर सिटीजन का पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है और उससे उनको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। तो जितनी भी ये इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, सेविंग अकाउंट या TD टर्म डिपॉजिट, जो भी इनकम आ रही है वो अप टू ₹50,000 तक का डिडक्शंस मिल जाएगा। टू बी नोटेड, सीनियर सिटीजन दोनों हाथ में लड्डू नहीं ले सकते, ATTTB या ATTTA एक मिलेगा। तो ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन ATTTB में डिडक्शंस लेंगे और नॉन सीनियर सिटीजन ATTTA में लेंगे। इस रिगार्ड में फिर से याद दिलाऊं कि सीनियर सिटीजन मतलब वो जो रेसिडेंट है प्लस 60 इयर्स और मोर है। ATU अनफॉर्चुनेटली जो इंडिविजुअल है वो बेचारा खुद ही हैंडीकैप है। एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल वेयर ही हिमसेल्फ इज डिसेबल्ड। तो ऐसे डिसेबल रेसिडेंट इंडिविजुअल की अर्निंग तो हो ही सकती है, अर्निंग तो कोई भी कर सकता है, अर्निंग तो दिमाग का खेल है। तो वो बंदा अर्निंग किया है तो भैया उसको डिडक्शंस मिलेगा 75,000 और 1,25,000। 75,000 इफ देयर इज अ डिसेबिलिटी यानी 40% या उससे ज्यादा ऑर्गन डैमेज है, और 1,20,000 फॉर सीवियर डिसेबिलिटी जब 80% और मोर ऑर्गन डिसेबल है। ऑब्वियसली मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। टू बी नोटेड, आपको यदि ATU आप खुद क्लेम कर रहे हो तो आपके रिलेटिव आपके लिए ATDD क्लेम नहीं कर सकते। विद दिस स्मॉल नोट हमारा डिडक्शन चैप्टर ओवर एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक इन लेस देन 30 मिनट्स।